सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो आप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो आज क्या करने वाले हैं, हम ओलंपियाड बेस कैंप की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास करने वाले हैं। बेसिकली ये ओलंपियाड बेस कैंप का मैथमेटिक्स का 14th लेक्चर है ना। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। कुछ लेक्चर विवेक सर के थे, कुछ लेक्चर मेरे हैं। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये बेसिकली मैथ्स का ओलंपियाड बेस कैंप का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या करने वाले हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बातें करने वाले हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, एक अलग से सेगमेंट नहीं है। बेसिकली क्या है, ज्योमेट्री के ही कुछ क्वेश्चंस को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बैश यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वही पैटर्न आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बैशिंग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कैसे की जाती है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड इस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एंट्री करवाएंगे ना, हमें समझ में आए कि हाँ इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन में लगाई जाए या ना लगाई जाए, है ना। कैसे पता चलेगा और क्या क्या उसमें बेसिक चीज़ें काम में आएंगी, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, यूलर्स थ्योरम है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एरिया इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है, बेसिक टूल्स हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होने वाली है, आज बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात की जाएगी और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पे बात की जाएगी। ये दो टॉपिक पे ही हम मेन बात करेंगे आज, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना साहब। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। देखो चर्चा बहुत बेसिक से, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, देखो यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या कार्टेशियन सिस्टम बोलो या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो ना, तीनों बातें एक ही हैं। तीनों में होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बेसिकली अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेन है आपके पास में, क्या है आपके पास में, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है ना, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लेन है आपके पास में लाइक दिस, ठीक है ना। ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है। आपको इस रेक्टेंगुलर प्लेन में कोई एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे, लेट्स से पॉइंट पी, ठीक है। आपको इस पॉइंट पी की लोकेशन किसी को बतानी है कि ये पी पॉइंट जो है, ये इसकी जो यूनिक लोकेशन जहाँ ये बैठा है, इसकी ये यूनिक लोकेशन आपको किसी के साथ शेयर करनी है। यू डोंट हैव व्हाट्सएप, है ना, यू आर नॉट हैविंग इंटरनेट एक्सेस। ये उस टाइम की बात है जब मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी, ये बहुत साल में पहले की बात है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट की जो कि किसी एक रेक्टेंगुलर प्लेन पर लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन किसी के साथ अगर शेयर करनी है, तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका सिंपल है। हम क्या करते थे, उस रेक्टेंगुलर प्लेन पे टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस यूज़ करते थे। टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस उस पर हम ड्रॉ कर लेते थे। अब ये टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस कौन कौन है, जैसे मान लीजिए एक ये नंबर लाइन है हमारी विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, है ना। ये नंबर लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब। परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं, वन विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन विच इज परपेंडिकुलर टू इट, राइट। अच्छा, अब पहली चीज़, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं बेसिकली ये नंबर लाइंस हैं, इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। दोनों जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे जीरो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, है ना, लेफ्ट में अगर चलेंगे तो नंबर्स पॉजिटिव सीन में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना साहब। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो ये नेगेटिव काउंटिंग में बढ़ेंगे, ठीक है, नेगेटिव काउंटिंग में बढ़ेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है ना साहब। अगर मैं बात करूं जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर, तो वर्टिकल लाइन में इस जीरो से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव सेंस में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इससे नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव सेंस में नंबर बढ़ेंगे, ठीक है साहब, ओके। तो बेसिकली ये नंबर लाइंस हैं, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, इस रेक्टेंगुलर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, इनको कंबाइंड वे में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं कंबाइंड वे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है साहब, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है ना। तो बेसिकली जो दो लाइंस हमें चाहिए किसी भी नंबर की या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए,
है ना, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को किसी रेक्टेंगुलर प्लेन पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, one which is parallel to horizontal, another one is which is perpendicular to it. These two lines are combinedly called coordinate axis. दोनों लाइंस को combined वे में हम coordinate axis बोलते हैं, ठीक है। अभी इनमें से एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में से द वन लाइन विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, अनदर वन विच इज परपेंडिकुलर टू इट दैट इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है साहब। तो अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद में बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, राइट। कौन सा सिंगल पॉइंट है, क्या बोलते हैं सिंगल पॉइंट को, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसकी क्या खास बात है, एक्चुअली ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं ना, ऑरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 रहते हैं, ठीक है ना, 0,0 रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन, ठीक है। अब क्या है बेसिकली, ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इन्होंने इस रेक्टेंगुलर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना साहब। बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, राइट। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इनकी नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, राइट, ठीक है। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट हो गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या खास बात है, अगर किसी भी पॉइंट की हमें लोकेशन शो करनी है तो इसकी जो यूनिक लोकेशन है उसको शो करने के लिए या उसको किसी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हर एक डिफरेंट पॉइंट के लिए, हर एक डिफरेंट पॉइंट का, है ना, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ठीक है, पॉइंट पी से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो डिस्टेंस आया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, और पॉइंट पी से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो है इसकी फॉर्मेट में हम पॉइंट पी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, अगर मान लो उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल ए है, और पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला उसकी लेंथ अगर बी है, तो उस सिचुएशन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली ए जो है ना उसको बोला जाता है एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है, और बी जो है ना उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है ना साहब। बेसिकली किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको एब्सिसा बोला जाता है, और किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे ऑर्डिनेट बोला जाता है। अगर मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा को लिख दूं, फिर कॉमा लगा के ऑर्डिनेट को लिख दूं, तो ये जो फॉर्मेट बनता है इस फॉर्मेट को क्या बोला जाएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर को, जिसमें एब्सिसा पहले फिर कॉमा लगा के ऑर्डिनेट बाद में ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उस ऑर्डर्ड पेयर को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो अभी और क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज एब्सिसा, ठीक है। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कॉमा लगा करके, है ना, किसी ऑर्डर्ड पेयर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि पहले एब्सिसा ही आएगा बाद में ऑर्डिनेट ही आएगा, तो वो बन जाएगा एक्स, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट,
ठीक है, ठीक है ना साहब। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी के फॉर्म में, ठीक है ना साहब। ए किसके लिए स्टैंड करता है, एब्सिसा के लिए, बी किसके लिए स्टैंड करता है, ऑर्डिनेट के लिए। अब अगली बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि एक्स एक्सिस का इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव नंबरिंग वाला होता है, इधर वाला हिस्सा नेगेटिव नंबरिंग वाला होता है ना। वाई एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा दिस इज बेसिकली पॉजिटिव नंबरिंग, नीचे वाला हिस्सा इज नेगेटिव नंबरिंग। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा बेसिकली वो पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लस प्लस क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस प्लस क्वाड्रेंट, है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ रहा है ना, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, ठीक है साहब। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई वाला पॉजिटिव रहेगा। एक्स वाले को पहले और वाई वाले को बाद में ही लिखते हैं, फिक्स है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस प्लस फॉर्मेट के, ठीक है साहब। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला भी नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स रहता है पॉजिटिव, वाई रहता है नेगेटिव, है ना। तो ये हो जाता है प्लस माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है साहब। ये बेसिकली चार क्वाड्रेंट के साइन स्कीम होते हैं। अगर कोई भी पॉइंट, है ना, अगर कोई भी पॉइंट, इफ अ पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट अगर कहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, है ना। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट will be equal to zero, ठीक है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अगर कोई भी पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, है ना। अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस then its y coordinate will be ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली में पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, वो x कोऑर्डिनेट होता है। अगर पॉइंट मान लो सरक के y एक्सिस पे चला गया तो उसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट होता है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट सड़क के नीचे एक्स एक्सिस पे आ गया तो एक्चुअली में पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। अगर मान लो आपने कहा कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, और दैट्स वाई उसका ऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ये बात बहुत बेसिक है, बेसिक समझने लायक है। इसके बाद की बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ये बात तो क्लिक कर गई होगी कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा यूनिक है। कैसे हैं, यूनिक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास ग्राफ है और ग्राफ में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स मुझे ग्राफ में गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और अगर मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं बेटा, पहला पॉइंट है ये ए पॉइंट, है ना, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। और किसी बालक ने बोल दिया सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो मैंने कहा बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता देते हैं। तो क्या किया, पॉइंट ए के, ठीक है ना, पॉइंट ए से दोनों ही एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, पॉइंट बी से भी दोनों ही एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना साहब, ठीक है, दोनों ही एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ए पॉइंट
जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना है। तो क्या होगा, हमने ए पॉइंट से दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बी पॉइंट से भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम क्या सोचा कि अगर मैं ए से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में बोला कि मान लो ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यार अगर ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 है, मैंने ये परपेंडिकुलर्स क्यों ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किए कि हम डिस्टेंसेस की बात कर सकें। भाई ले दे के हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर्स, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट में जो x1 लिखा हुआ है ये y एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये y एक्सिस से ए पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी इस डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, और अगर मैं बात करूं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, मतलब बी पॉइंट की अगर मैं देखूं यहां से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो सर x2 है। तो क्या ये डिस्टेंस भी x2 हो गई क्या, तो उसने बोला बिल्कुल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर मैं बोला अगर ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, तो उसने बोला कि सर ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार एक काम कर, अगर b के कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2, तो y2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, तो उसने बोला y2। मैंने कहा फिर ये डिस्टेंस कितनी हुई, उसने कहा सिंपल है सर, ये पूरा डिस्टेंस y2 था, ये डिस्टेंस y1 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस जो बचेगा दिस इज y2 माइनस y1, है ना, दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। तो फिर मैंने कहा यार अगर ये डिस्टेंस आपको पता है x2 माइनस x1 है और ये डिस्टेंस पता है y2 माइनस y1 है, और आपने इस लाइन को आगे सीधा एक्सटेंड किया है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही एक्सटेंड किया है, तो डेफिनेटली है ना, ट्राइंगल APB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो क्या बोलोगे आप, इन ट्राइंगल ABP बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप बोलोगे कि जो AB का स्क्वायर है ना सर, वो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर है ना, दोनों के सम के बराबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो AP स्क्वायर कितना होगा, AP का डिस्टेंस कितना है सर, x2 माइनस x1 है, तो उसकी जगह लिखा है x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, प्लस BP कितना है, तो BP सर ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 आ जाएगा, उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज AB स्क्वायर राइट। तो अगर AB पूछा जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो दो पॉइंट अगर ए और बी अगर कुछ हिसाब से गिवन है कि ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम लिखते हैं अंडर रूट में याद रखने के लिए, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं अगली बात करूँ कि अगर मान लो, है ना, ठीक है ना, अगर मैं मान लो इसकी जस्ट बाद में बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, किसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस अगर पूछ ली जाए तो वो क्या होगी, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं सर। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर 0,0 होते हैं तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर मान लो अंडर रूट में x2 की जगह लिखूँ x और x1 की जगह लिखूँ 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिखूँ y, y1 की जगह लिखूँ 0 उसका होल स्क्वायर, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख दिया और p के कोऑर्डिनेट को x2 y2 रख दिया और p के बीच की डिस्टेंस निकालने की एक्टिंग करी, तो पता चला कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे यानी x का स्क्वायर आएगा, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में y स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट ओ P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहती है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। क्या बोला सर, क्या बोला, कुल मिला के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा सवाल है ना, बहुत ही साधारण सा सवाल है। ठीक है, साधारण सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 8, 6,
8, -2 एंड 2, -2। ठीक है, बेसिकली हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर निकालने हैं। भाई सर्कम सेंटर क्या होता है, तो मैंने एक बालक से पूछा भाई सर्कम सेंटर क्या होता है, तो उसने बोला सर अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। मैंने कहा ठीक है ट्राइंगल है, आगे। तो उसने बोला सर अगर एक ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है तो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से अगर एक सर्कल पास किए कराया जाए, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से अगर एक सर्कल पास कराया जाए, ठीक है ना, यानी ए से भी, बी से भी और सी से भी पास होने वाला अगर एक सर्कल दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उस सर्कल को, उस ट्राइंगल का क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर्कम सर्कल बोल दिया। अब इसकी क्या खास बात होगी सर, दिखने में तो यही पता चल रहा है कि अगर मान लो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना ओ, मान लो उसका सेंटर अगर ओ यहाँ पे है, तो उस ओ की क्या खास बात होगी ना सर, ओ की खास बात क्या होगी ना सर, वो ओ जितना ए से दूरी रखेगा उतना ही दूरी उसका बी से होगा, उतना ही दूरी उसका सी से होगा। यानी कुल मिला के जो सर्कम सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल का, जो सर्कम सेंटर होता है, बेसिकली सर्कम सेंटर सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर की क्या खास बात होती है, वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस ए बी और सी तीनों से बराबर डिस्टेंसेस पे रहता है, यानी इक्वी डिस्टेंट रहता है, इक्वी डिस्टेंट रहता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मान लो मैं ओ की जगह, क्योंकि ओ तो आप बोलते हो ओरिजिन को, तो मैं बोल देता हूँ कि मान लो पी जो है ना वो सर्कम सेंटर है और उसकी कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ठीक है ना। सोल्यूशन में मैं मान लेता हूँ कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर पी बी एक्स कॉमा वाई, मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं। अगर एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि क्योंकि पी सर्कम सेंटर है तो पी की जितनी डिस्टेंस ए से होगी उतनी ही डिस्टेंस पी की बी से होगी, उतनी ही डिस्टेंस पी की सी से होगी। क्लियर? अच्छा जी सर, तो ए की कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ 8,6, बी की कोऑर्डिनेट जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 8,-2 और सी की कोऑर्डिनेट जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 2,-2। तो क्या करें सर, तो बेटा एक काम कर, है ना, सिंपल सा काम है, पी और ए के बीच की डिस्टेंस निकाल। सबसे पहले इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं ना, तो पी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सर ये क्या बोल रहे हो, x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और y2 माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू पी बी की जगह क्या लिखूंगा, पी बी की जगह क्या लिखूंगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना साहब, और प्लस में y माइनस -2 यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करूं, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर किया तो आपको मिला यहाँ पे x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर एक बालक ने कहा सर ये दोनों तो बराबर है, सेम टू सेम है, आइला सेम टू सेम काट दो, काट दिया साहब। y माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 36, दैट इज इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 4। सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी चलता बना, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब क्या करें, तो 4y एज इट इज रहेगा, माइनस 12y उधर जाएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 36 एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, 36 में से 4 गए कितने बचेंगे, 32 बचेंगे सर, और ये कितना हो गया 16y हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 32 अपन में 16 यानी कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू 2 आ गया सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमें y का वैल्यू मिल गया, अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना हम ये दोनों पे बात कर लें, है ना, पी बी इक्वल्स टू पी सी पे बात कर लें, है ना, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, है ना, ठीक है। तो क्या किया, पीबी और पीसी के डिस्टेंस बराबर किए ना, पीबी पीसी के डिस्टेंस कैसे बराबर करूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो लिखा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में लिखा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस -2 यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी सी की जगह पे क्या लिखूंगा, p और c के बीच की डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y माइनस माइनस 2 यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर दोनों साइड्स का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमें पकड़ में आ गई, पहले ही बात आ गई क्या, आ गई ना बात समझ में तो दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचा है x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बच्चा बोलेगा आइला सेम टू सेम, वो काटा, कट गया सर, है ना। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 64 बचेगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी सेम टू सेम है इसलिए कट गया। कटने के बाद में माइनस का जो 16x था वो उधर जाएगा, तो प्लस का 16x हो जाएगा माइनस 4x एज इट इज, और 64 एज इट इज प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, तो 64 में से 4 गया तो 60 बचा, दैट इज 16x में से 4x जाएगा तो 12x बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/12, तो 12 5 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। सर बहुत ही बेहतरीन, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर मिल गए सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर मिल गए सर, सर हमें मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, क्या मिल गया 5,2 मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, क्या और कोई आसान तरीका हो सकता था, क्या कोई और आसान तरीका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस का यूज़ करते तो भी आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया, एज इट इज बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया, और बेसिकली ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सर्कम सेंटर होता है, तो कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था, एक्स और वाई की जो वैल्यू आती वही क्या होता, बेसिकली क्या होता, जल्दी बोलो क्या होता, बेसिकली वो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा एक और ख़ास बात है ना, एक और ख़ास बात है ना, एक और ख़ास बात ये कि जब भी हमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जब भी सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो पहले चेक करो ट्राइंगल राइट एंगल्ड तो नहीं है, ठीक है, चेक करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड तो नहीं है ना। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड हुआ तो क्या खास बात होगी, राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वही बेसिकली क्या होता है, वही बेसिकली सर्कम सेंटर होता है ना। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है। कैसे सर, कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, आप पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो आप बोलोगे 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और 6 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस माइनस 2 यानी 6 प्लस 2 यानी 8 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 यूनिट। अभी हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 6 यूनिट। फिर मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला तो मैंने लिखा अंडर रूट में 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और 6 माइनस माइनस 2 यानी 6 प्लस 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, मिला के 100, अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता चलेगा 8 6 10 ये जो साइड्स हैं बेसिकली ये किसकी साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो सिंपल सी भाषा में ये बात फिक्स है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो सर्कम सेंटर विल बी the midpoint of hypotenuse, the midpoint of
हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड यानी AC। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अभी बता दूंगा, है ना। AC अगर मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज कॉमा y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या तरीका है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का। तो कैसे निकालें? तो बेसिकली AC के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, और 6 माइनस 2 अपॉन 2। तो 8 प्लस 2 कितना होगा साहब? AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या आएगा बताओ? 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5, और 6 माइनस 2 बचेगा 4, 4 अपॉन 2 करेंगे तो 2। तो बेसिकली 5,2 क्या आ रहे हैं? कोऑर्डिनेट आ रहे हैं किसके? सर्कम सेंटर के। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, बेसिकली 2 मेथड मैंने आपको पूरे सॉल्व करके दिखाए, तीसरा मेथड मैंने आपको बताया। ये 3 मेथड इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये एक तरीका है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बेसिकली मेथड है जो हम ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेक्शन फार्मूला। सर सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे सेक्शन फार्मूला हम यूज़ करते हैं? तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो ग्राफ में आपके पास में, है ना, ग्राफ में आपके पास में मान लीजिए ग्राफ में आपके पास में ठीक है, ग्राफ में आपके पास में बेसिकली ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, आपको क्या पता है? एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट है B, ठीक है ना साहब। उस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है ना। B पॉइंट को इतना आगे नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ना। ये पॉइंट है B, ठीक है ना साहब। B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब एक्चुअल में क्या है ना, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में एक ही क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं मान लो, तो फिर टीचर्स क्या करते हैं? उस क्लास के 2 सेक्शन बना देते हैं, है ना, एक 60 बच्चों का, एक 40 बच्चों का, या दो 50-50 बच्चों के, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन का मतलब क्या है? पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी एक लाइन सेगमेंट को कोई कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा? तो भाई अगर मान लो A और B के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने P मार्क कर दिया, तो P मार्क करते ही ये जो AB पहले एक पूरा एक लाइन सेगमेंट था, अब इसके 2 पार्ट हो गए, एक AP और एक BP, है ना। तो बेसिकली एक पॉइंट A और B के बीच में बैठ के क्या कर सकता है? उनको इंटरनली डिवाइड कर सकता है। इंटरनली क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली अगर मान लो एक पॉइंट Q यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ, तो ये Q पॉइंट क्या कर रहा है? A और B को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अभी एक्सटर्नली की बात नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की। किसकी बात करते हैं? इंटरनल डिवीजन की, ना, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन में क्या खास बात है? इफ P x, y डिवाइड्स, अगर ये डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट joining A x1, y1 and B x2, y2, ठीक है ना साहब, इन द रेशियो m1 रेशियो m2। अगर m1 रेशियो m2 में P पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको? AB को, है ना। P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है, मतलब P का A के साथ जो बेसिकली डिस्टेंस होगा वो m1, और P का B के साथ जो डिस्टेंस होगा वो m2, है ना। और हम m1 और m2 की सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो डिस्टेंसेस है दोनों डिस्टेंसेस का सिंप्लीफाइड फॉर्म रेशियो निकालेंगे। मान लो ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 10 है, तो 6/10 करके उसको सिंप्लीफाई करके बोलेंगे 3/5। दिस इज बेसिकली m1 रेशियो m2, ना। तो m1 रेशियो m2 का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली ये डिस्टेंसेस हैं, बट हाँ इसी प्रोपोर्शन में वो दोनों डिस्टेंसेस रही होंगी, ठीक है। तो बेसिकली P पॉइंट अगर AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगा?
मैं ये बोलूँगा कि यार कोऑर्डिनेट्स देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो होंगे उसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, उसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक है, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो ये तो बात हुई इंटरनल डिवीजन की। अगर मान लो कोई पॉइंट है Q, वो बाहर बैठा है ना, वो ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने पे कहीं उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसने डिवाइड किया ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, कौन से रेशो में डिवाइड किया, m1 रेशो m2 में। तो m1 ये डिस्टेंस होगी और m2 ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, ठीक है ना साहब। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना साहब। कलर चेंज करने का पर्पस पता है ना, ये सेकंड कंडीशन की बात है ना, सेकंड कंडीशन की बात है, ठीक है ना साहब। चलो आई थिंक दोबारा ही लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दिस डिस्टेंस इज m2 है ना, तो q की बात जब करेंगे तो हम पिंक वाला रेशियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि q जो है वो ab को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। तो अगर मैं बात करूं सेकंड केस एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन में q पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो होंगे वो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, ठीक है, यानी ऊपर वाले फॉर्मूले में ही बस प्लस की जगह माइनस कर दिया किसी ने ना, समझ रहे हो ना बेटा, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 सॉरी, ठीक है। दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना, का फॉर्मूला याद रखना है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्सटर्नली डिवाइड करे तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। सर इसको प्रूव कैसे करते हैं, बेसिकली इसको सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू प्रूव करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, और जो डिस्टेंसेस आएगी वो डिस्टेंसेस में बेसिकली कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करने पे ये रिलेशन आ जाता है, बहुत आसान है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है मिड पॉइंट फार्मूला जो अभी भी यूज़ किया था। मान लो अगर एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं साहब x2, y2। तो सिचुएशन में इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर p है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट p, मिड पॉइंट p, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, तो उसको लिखा जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। दीज आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बाद दिस इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्राफ में, है ना, मुझे ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक क्या है ट्राइंगल, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी बालक ने बोल दिया कि सर एक ट्राइंगल गिवन है आपको, है ना, ये एक ट्राइंगल है सर, है ना, इसको रोटेट करा दिया मैंने थोड़ा सा, ये एक ट्राइंगल है सर, इसका ये ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट है सर x3, y3। तो सर अगर हमें ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं मॉड्यूलस बोल दो, मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ये मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, अगर हम मॉड ना लगाएं तो जो अंदर वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है ना, क्योंकि बेसिकली है क्या, कैलकुलेशन ही तो है ना। तो एरिया नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वजह से। लेकिन बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
ठीक है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो एरिया अगर पॉजिटिव होगा तो इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर मॉड लगा रखा है। तो मॉड क्या करेगा, उस एरिया को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये मॉड हटेगा तो क्या होगा सर, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से एक हिस्सा दे रखा है, एक हिस्सा अननोन है, और ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एरिया की जगह एरिया लिखेंगे, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, अंदर वाले एक्सप्रेशंस की वैल्यू डालेंगे, मॉड एज इट इज रहेगा। जिस दिन मॉड हटाओगे सामने प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का मेथड है, ठीक है, याद रखने योग्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलावा अभी बच्चा बोलेगा सर इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले, और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले, है ना। तो ये बड़े वाले दोनों ट्रेपेजियम के एरिया में से छोटे वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दें, है ना। तो जब ये सब करेगा ना तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लो किसी भी सिचुएशन में ये 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है यहाँ पे सी, ठीक है ना। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री के बेसिक क्लास में बताया था। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर होने का मतलब क्या है, कोलिनियर होने का मतलब है पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना साहब। अगर मान लो 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोला जाता है। और अगर मान लो 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट है लेकिन वो एक ही लाइन में नहीं आ रहे तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर बेसिकली मान लो ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, ठीक है ना, अगर ये नॉन कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे एक ट्राइंगल बनेगा हमेशा। 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो इनको मिलाने पे क्या बनेगा, एक ट्राइंगल। लेकिन अगर मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, है ना, मान लो सर ये पॉइंट सरक के यहाँ पे आ जाए और ए बी और सी तीनों को मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो क्या होगा, तो बेटा ये होगा कि उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है ना साहब। इफ 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, कौन कौन से, ए x1 कॉमा y1, 3 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है ना, सी के कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, सी के कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, ठीक है। आर कोलिनियर, ठीक है ना। देन क्या बोला जाएगा, देन ये बोला जाएगा कि देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by these 3 points, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। एरिया जो होगा इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे ना, ठीक है ना। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ऐसा होता है ना, तो इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ है। अगर मान लो ये बी पॉइंट से रख के यहाँ पे आ जाए तो ट्राइंगल पिचक जाएगा, है ना। ये बोलोगे ना देसी भाषा में, ट्राइंगल क्या होगा, पिचक जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया 0 होगा कब, जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में जो एरिया को आप 0 की इक्वल करोगे तो हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, 0 हो जाएगा। फिर ये हाफ को भी एक बच्चा बोलेगा 0 में फेंक दो, तो फेंक दिया 0 में। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। होप सो आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज शू लेस थ्योरम, है ना। शू लेस थ्योरम, सर ये शू लेस थ्योरम क्या होता है, तो भाई अगर आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा जो शूज़ होते हैं ना, अपने शूज़ होते हैं, किसी एक शू के बारे में सोचो, तो शूज़ में बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा होता है ना, ठीक है ना, जिनमें लेस बंधी हुई होती है ना, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। तो लेस का धागा आता है ना, एक धागा ऐसे जा रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे एक धागा ऐसे जा रहा होता है ना, ऐसे कुछ शू लेस
बंधने के बाद में हमें दिख रही होती है ना, शू लेस बंधने के बाद में हमें कुछ ऐसी दिख रही होती है ना। अगर आप शूज़ पहनते हो आपको पता होगा, जनरली सब लोग शूज़ पहनते ही है ना। सब लोग तो नहीं, पर हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल शूज़ पहनते हैं। तो बेसिकली शूलेस थ्योरम क्या होती है? शूलेस थ्योरम कहती है कि अगर मान लो है ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a polygon of a n-sided polygon r, अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स जो हैं r है ना, a1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, a2 के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, a3 के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3 है ना, एंड सो ऑन। an के कोऑर्डिनेट हैं xn, yn, ठीक है। देन एरिया ऑफ पॉलीगन जो होगा वो हम निकालने का डायरेक्ट एक स्ट्रेटजी याद रखते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है ना। एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए हम ऐसी स्ट्रेटजी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, ठीक है ना, और हाफ लिखने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x1, यहाँ पे y1, फिर यहाँ लिखेंगे x2, फिर यहाँ लिखेंगे y2, फिर यहाँ लिखेंगे x3, फिर यहाँ लिखेंगे y3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे xn, यहाँ पे लिखेंगे yn, ठीक है ना सब, फिर यहाँ लिखेंगे x1 और यहाँ पे y1, ठीक है। मतलब सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में x1 y1 ऊपर, फिर x2 y2, फिर x3 y3, x4 y4 एंड सो ऑन xn yn, और फिर सबसे पहला वाला एक बार सबसे लास्ट में लिख देंगे। फिर लिखने के बाद क्या करेंगे सर? लिखने के बाद में है ना, लिखने के बाद में आंसर जो आएगा वो यहाँ से आएगा हाफ, फिर मॉड है ना, फिर ब्रैकेट। सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस सो ऑन, प्रोडक्ट चलता रहेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। सारे प्रोडक्ट लिख दिए, यानी सबसे पहले लिखेंगे पहले ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस सो ऑन xn y1, लिख दिया सब। फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस। फिर माइनस आने के बाद में कौन सा वाला माइनस होगा? ये वाली चीज़ें माइनस होंगी, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक है ना साहब, और सबसे लास्ट में ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट माइनस होंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट माइनस होंगे? तो माइनस सबका कॉमन लेके बाहर लगा दिया, अब ब्रैकेट के अंदर सब प्लस में ही आएंगे, तो आएगा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3, ठीक है ना साहब, प्लस सो ऑन x1 yn, ठीक है ना साहब। दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है ना, जिसके सारे के सारे वर्टिसेस आपको गिवन है। आप ये लगाओगे एरिया आ जाएगा, क्या ये बात क्लियर है? होप सो क्लियर ही होगी, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं शूलेस थ्योरम के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन है अपने पास में छोटा सा, है ना, शूलेस थ्योरम को है ना यूटिलाइज करने के लिए, एक बार देखने के लिए यार क्या काम में आ सकता है ये। द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर लिखा हुआ देखो साहब, इन ऑर्डर, ठीक है, आर -1,4 5,6 2,9 x,x²। तो भाई एक काम कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे बेसिकली हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना साहब। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद -1,4, तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे 4 होगा कहीं, ठीक है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट है a, -1,4। दूसरा पॉइंट है 5,6, x पे 5 y पे 6, कुछ यहाँ पे। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,9, वो यहाँ पे कुछ होगा 2,9, है ना। और चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना वो x, x² है, x, x² है ना।
तो क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है ना, क्वाड्रिलेटरल खुद ही को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं हो सकता ना। हाँ, क्वाड्रिलेटरल खुद ही को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं होता है ना। यानी क्या बोले सर आप? मैं ये बोला बेटा कि अगर ये साइड ए बी है, ये साइड बी सी है, और मान ले कहीं पे डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डी पॉइंट यहाँ पे होगा तो सी डी साइड जो है वो ए बी साइड को कट करके जा रही है। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है जो खुद ही को काट रहा है ना। हाँ, यही खास बात है। तो डी पॉइंट जो भी होगा इन तीनों से इधर ही होगा कहीं, है ना, ठीक है ना, चाहे ऊपर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, इधर नहीं होगा, है ना। तो मान लेते हैं डी पॉइंट कहीं पे भी, लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं ना, कहीं पे मान लेते हैं डी पॉइंट यहाँ पे है ना, उसके कोऑर्डिनेट है x,x², ठीक है ना साहब। तो ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल हुआ ए बी सी डी, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमें फाइंड द पॉइंट x,x² के कोऑर्डिनेट बताने, बेसिकली पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, चौथे पॉइंट के, ठीक है। तो क्या करें सर? भाई एरिया वाला तरीका लगा दो। तो मैंने बोला यार एरिया का तो एक ही तरीका है, हमने अभी भी पढ़ा है शूलेस थ्योरम। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 और x1 y1 लिख दिया सर। फिर क्या होगा? क्या वैल्यू डालो पहले, है ना। तो एरिया की जगह लिखा 15/2 और यहाँ पे इक्वल टू में 1/2 था, मॉड लगा हुआ है, लगा रहने दो। वैल्यूज पुट कर देते हैं ना, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू है -1,4, ठीक है ना, -1,4 है ना, ठीक है ना। सबसे पहली वैल्यू है -1,4 है ना। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है 5,6, तीसरी वैल्यू 2,9, चौथी वैल्यू x,x², पांचवी वैल्यू -1,4 वापस से, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को वापस से लिखते हैं, ये नहीं भूलना है ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा सर? ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ये सब प्लस में आएंगे और उधर वाले माइनस में आएंगे। तो 2 से 2 तो उड़ा दिया, यहाँ पे 15 बचा हुआ है, मॉड हटा दिया तो इधर प्लस माइनस लगा हुआ है। पहले ब्रैकेट में जो आना था वो लिख रहा हूँ। ये माइनस उनको 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, फिर 5 9 45 प्लस का, फिर 2 को x² से किया 2x², 4 को x से किया तो प्लस में 4x, फिर माइनस में, फिर अंदर अब पिंक कलर, है ना। तो ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा? 5 4 20, 2 6 प्लस में 12, 9 को x से किया प्लस में 9x और -1 को x² से किया तो माइनस का x², ठीक है। अच्छा जी, इसको सबको इधर लिख लेता हूँ मैं, है ना। माइनस में 20 + 12 प्लस में 9x माइनस में x², ठीक है ना साहब, ठीक है ना। इसको इधर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ±15 सामने बैठा है बिल्कुल शरीफ इंसान की तरह, है ना, उसको नहीं छेड़ना है। 45 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 39 बचेगा। तो 39 और प्लस में 2x² प्लस में 4x लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। आगे क्या आ रहा है? माइनस में देखो 20 और 12 32 होता है, बाहर माइनस है तो माइनस का 32 हो गया, ठीक है ना। और 9x माइनस x², बाहर माइनस है तो -9x प्लस x², ठीक है साहब। अब क्या करें? तो 2x² और x² कितना हुआ? 3x² हो गया सर। और 4x प्लस का 9x माइनस का तो माइनस का कितना हुआ? 5x हो गया सर। 32 माइनस किया मैंने 39 में से तो प्लस का 7 बच गया, तो प्लस का 7 बचा हुआ है। प्लस -15 उधर जाएगा तो -+15 हो जाएगा। तो 2 केस बन जाएंगे, है ना, यहाँ पे। एक तो जाएगा 3x² माइनस में 5x और 7 - 15 करूँगा तो कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और एक आएगा 3x² माइनस 5x प्लस का 7 प्लस का 15 तो प्लस का हो जाएगा 22, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, है ना। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करें? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x² माइनस 5x को -8x प्लस में 3x लिख देते हैं और -8 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर खेला, x कॉमन लिया 3x - 8, +1 कॉमन लिया 3x - 8, 3x - 8 कॉमन लिया तो x + 1, है ना,
ठीक है सर, दैट इज इक्वल टू 0, 2 फैक्टर आ गए सर। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे सोचा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 ढाई 220 और 22 दूनी 44, तो 264 हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना साहब। और जैसे ही नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ती हुई नज़र आती है ना, तो हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। हमें पता है कि यार ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से नो रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स मिलेंगी, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ से कोई रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिलेगी, है ना। तो अब इस केस को यहीं बंद कर देंगे, आगे का सोल्यूशन इधर देखेंगे। तो जब x + 1 को 0 के बराबर किया तो x का वैल्यू कितना आया -1, और जब 3x - 8 को 0 के बराबर किया, ठीक है ना, तो x का वैल्यू मिला 8/3। तो अब इस पर बात कर लेते हैं, x अगर -1 है तो x² कितना होगा +1, तो जो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, x² थे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1, है ना। लेकिन आप समझो ये -1,4 पहले से, -1,1 कहाँ होगा, -1,1 यहाँ पे होगा कहीं, है ना। डी पॉइंट अगर -1,1 लेगा तो यहाँ पे होगा। तो कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए ए बी सी और ऐसे डी, ऐसे कोऑर्डिनेटर बनेगा क्या, ए बी सी डी ऐसे कोऑर्डिनेटर बनेगा, है ना, जो कि है ना बहुत ही बुरी बात है ना। तो फॉर विच इज़ नॉट इन ऑर्डर, which is not in order, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना साहब, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। अब x = 8/3 है, तो x² कितना हो जाएगा, 8/3 का स्क्वायर यानी 64/9। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए साहब क्या, 8 x, x² जो था उसकी वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 8/3, 64/9, है ना। अभी 8/3 क्या होता है, 8/3 इज समथिंग विच इज मोर देन 2, है ना, 2 से ज़्यादा, है ना। और 64/9 इज समथिंग 2 से ज़्यादा, मतलब कुछ यहाँ पे 2 है ना, सी 2 है, तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे कुछ, है ना। और 64/9 इन 9 7 63, है ना, तो 6 से ऊपर 9 से नीचे, तो यहाँ पे कोई डी पॉइंट आएगा, है ना। डी पॉइंट यहाँ पे होगा सच दैट 8/3, 64/9, है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेटर है, खुद को नहीं काटना चाहिए बस, है ना, खुद को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अपना ये कोऑर्डिनेटर बन गया, तो ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। होप्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, शूलेस थ्योरम का बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। हाँ जी साहब, अगर मान लो ये यहाँ तक जो पढ़ा है वो सब 10th क्लास तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बेसिकली ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा, है ना। एल्जेब्रा का एप्लीकेशन अगर ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हो जाए तो उस दोनों के हाइब्रिड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर हम क्लास 11th की बेसिक ज्योमेट्री की बात करें तो वो है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, वहाँ से चीज़ें क्लास 11th की ज्योमेट्री की शुरू हो जाती हैं ना। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की। अगर मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है ना साहब, ठीक है, और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है ना साहब, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सिचुएशन में मान लो ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये अपनी कोई एक लाइन है ना, ठीक है ना, ये कोई अपनी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन एल है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन एल, है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी क्या बना रही है, एंगल बना रही है, मान लो वो एंगल थीटा है। तो अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये वाली जिस तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, एंगल कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है ना, ठीक है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है ना,
अगर वो एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा रिप्रेजेंट करेगा उस लाइन के स्लोप को। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस एंगल का टेंजेंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इफ लाइन एल है ना विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी, π/2 बनाएगी। तो अगर π/2 बनाएगी तो tan π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या स्लोप भी नॉट डिफाइंड होगा, बिल्कुल नॉट डिफाइंड होगा। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि स्लोप जो होगा वो 1/0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन पाई है, एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 है ना, क्योंकि π/2 पे क्या होगा, टेन थीटा नॉट डिफाइंड, और उस सिचुएशन में स्लोप भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन एल, इट इज नोटेड बाय एम। अगली बात बहुत ध्यान से सुनिए। अब अगर मान लो उसी सिचुएशन में है ना, उसी सिचुएशन में है ना, ये एक पॉइंट है ए है ना, उसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये पॉइंट है b, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। अब मैं बोलूँ यार अगर किसी सिचुएशन में हमें एंगल नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि वो पॉइंट बेसिकली जिनसे वो लाइन पास हो रही है, दो पॉइंट पता है हमें है ना, हमें दो पॉइंट्स पता है जहाँ से वो लाइन पास कर रही है, ठीक है ना साहब, दो पॉइंट्स हमें पता है जहाँ से लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो क्या हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे भाई, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 का मतलब है ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1 है ना, यही तो होता है, ठीक है साहब। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2 y2 का मतलब ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो अगर मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, पूछा जाए कि भाई ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो बोलेगा कि x2 में से x1 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, ठीक है साहब। और ये पूरा डिस्टेंस y2, उसमें से ये y1 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं BP डिस्टेंस चाहूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे बताया था वैसे ही y2 माइनस y1 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, और क्योंकि AP जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन जो है ना ट्रांसवर्सल, जितना एंगल यहाँ पे बना के जा रही है थीटा, उतना एंगल यहाँ पे भी बनाएगी थीटा, है ना। तो अगर इस ट्राइंगल APB में अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि टेन थीटा जो होगा, जो कि स्लोप है, वो किसके बराबर हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी BP अपॉन AP आएगा, और BP है y2 माइनस y1 अपॉन में AP है x2 माइनस x1। तो दिस इज बेसिकली स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है ना, ठीक है। अगर लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास हो रही है जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो उन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके भी आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हो। सर एग्जांपल दे दो, ठीक है ना। मान ले बेटा, मान ले एक लाइन है ना, एक लाइन है ए, जिसके एक लाइन है जो ए से पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,3, और बी से पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट है 7,9, है ना। तो मुझे स्लोप चाहिए उस लाइन का ना, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा x1 y1, उसके नीचे लिख दूंगा x2 y2, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूँगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है ना साहब। तो क्या करूँगा, y2 की जगह पे वैल्यू डाल दूंगा, y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन में x2 कितना है वो है 7 माइनस x1 कितना है 2, है ना। तो 9 माइनस 3 बचेगा 6, 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6, और 7 माइनस 2 कितना बचेगा 5, तो 6/5 क्या आ जाएगा, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, ठीक है साहब। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैव एग्जैक्ट सेम स्लोप, है ना। दो लाइंस अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, और आपको पता है कि दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है ना, दो लाइंस हैं जो क्या हैं, पैरेलल हैं। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। L1 और L2 दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है ना साहब। तो सर L1 और L2 पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के लिए ये एक्स एक्सिस क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ ना सर, तो ये एंगल को भी थीटा ही होना पड़ेगा। तो अगर दोनों के थीटा बराबर है तो दोनों के टेन थीटा भी बराबर ही होंगे, है ना।
अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हैं तो टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 भी बराबर होंगे, है ना। अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, तो डेफिनेटली टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 भी बराबर होंगे, तब स्लोप M1 और M2 भी क्या हो जाएंगे, दोनों लाइंस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप आर मल्टीप्लाई टू वन, वन नहीं आएगा, -1 आएगा, किसी ने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, है ना। स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, -1, है ना, ठीक है ना साहब। -1 ही दिख रहा है ना आपको, -1 दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। स्लोप्स मल्टीप्लाई टू -1, है ना। यानी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, यानी मान लो L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, इफ़, अगर मैं लिखता हूँ, है ना, इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, तो ये इम्प्लाई करेगा कि दोनों के जो स्लोप्स हैं M1 और M2, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, है ना। क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, है ना। उसका रीज़न आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं 10π/2 प्लस थीटा जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब है इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, मान लो एक लाइन है मेरे पास में ना, एक क्या है, लाइन है मेरे पास में ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास में एक लाइन है ना, लाइन एल है, और मुझे क्या पता है, मुझे पता है इसका स्लोप और एक इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट, है ना, स्लोप और इंटरसेप्ट दो चीज़ें पता है ना, स्लोप और इंटरसेप्ट दो चीज़ें मुझे इसके बारे में पता है ना। इंटरसेप्ट कौन सा पता है, वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट पता है ना, वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट पता है। मान लो ये लाइन है एल, है ना, तो एल लाइन ने वाई एक्सिस को जहाँ पे काटा है वो पॉइंट है 0,c, है ना, और उस लाइन का जो स्लोप है ना, स्लोप हमें गिवन है, स्लोप कितना गिवन है, स्लोप गिवन है m, ठीक है ना। तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं लाइन के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट r से शुरू हो रहा है, रेफरेंस, है ना, वर्ड रेफरेंस r से शुरू हो रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट r मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो क्या मैंने r के बारे में क्या बोला कि r पॉइंट इस हिसाब से है कि ये इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पहले से बताया 0,c, है ना। तो क्या आप दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या इस लाइन का जो स्लोप m है उसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या किया, स्लोप निकालने की एक्टिंग की। स्लोप निकालने का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना, यही था ना। तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोला और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोला। तो मैंने y2 माइनस y1 किया तो आया y माइनस c, y2 माइनस y1 किया तो y माइनस c आया, अपॉन में x2 माइनस x1 करूँगा तो x माइनस 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन जो कि m गिवन है। तो x माइनस 0 x ही बचेगा, उसको उधर फेंकेंगे तो y माइनस c दैट इज इक्वल टू mx हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी उधर जाएगा प्लस सी, तो mx प्लस c आ जाएगा। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जो उसके लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को, है ना, मजबूर करती है। ये कहती है कि भाई सेटिस्फाई करना पड़ेगा तेरे को इक्वेशन को, यानी इक्वेशन में जो एक्स और वाई में रिलेशन है वो रिलेशन उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट ने फॉलो करना ही करना है, ठीक है साहब। होप सो ये बात आपको समझ में आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पहला फॉर्मेट था। ठीक है, सेकंड फॉर्मेट है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक लाइन कुछ इस हिसाब से गिवन होती है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है, तो हमें पता होता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को काट की जा रही है a,0 पे और वाई एक्सिस को काट की जा रही है 0,b पे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइन की इक्वेशन निकल के आती है x/a प्लस y/b दैट इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान लो यहाँ पे r, x, y। तो क्योंकि
अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, तो आर बी लाइन का जो स्लोप होगा और आर ए लाइन का जो स्लोप होगा, दोनों स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। आर बी और ए बी का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर। स्लोप ऑफ आर बी और स्लोप ऑफ आर ए बी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हमें पता है उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट को यूज़ करके आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप का वैल्यू सेम ही आना चाहिए, तभी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है ना। तो आर बी का स्लोप और ए बी का स्लोप दोनों बराबर होंगे। तो जब आप ये दोनों स्लोप बराबर करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड की, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमें ये पता है कि एक लाइन है जो बेसिकली कुछ इस हिसाब से है कि ये एक पॉइंट ए x1, y1 से पास हो रही है, ठीक है ना साहब। और उसका स्लोप जो है ना, उसका स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप है m। तो मैं मान लूँगा कि इसके ऊपर एक पॉइंट r है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो मैं आर ए का स्लोप निकालने का एक्टिंग करूंगा और उसको m के बराबर रख दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा, आर ए का स्लोप कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप m। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है ना। दिस फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन दिस इज नॉन एज स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। एक पॉइंट और लाइन का स्लोप अगर गिवन है तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब अगर मैं अगली बात करूँ 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, तो हमें गिवन है कि एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो ये इक्वेशन है, इस दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, ऊपर वाली इक्वेशन में ही m की जगह पे फॉर्मूला डाल देंगे, स्लोप का फॉर्मूला डाल देंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है साहब, y2 माइनस वाई वन अपन में x2 माइनस x1। अगर इस m की जगह पे फॉर्मूला डाल देंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। और भी फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइन की, लेकिन हम बेसिकली ये 4 ही फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, क्वाइट ओपनली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट थ्योरी पॉइंट की, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज बेसिकली collection of all points which are at equal distances, collection of all points, circle क्या होता है, collection of all points which are at equal distances, which are at equal distances from a fixed point, है ना। एक फिक्स पॉइंट है, मान लो दिस इज फिक्स पॉइंट, है ना, फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है दैट इज सर्कल, ठीक है। एक आप थ्रेड लीजिए, थ्रेड के एंड पे एक छोटा सा स्टोन बांध लीजिए, ठीक है, और फिर उस थ्रेड को दूसरे एंड से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। घुमाने के बाद में वो जो स्टोन है, वो जो पाथ ट्रैवल कर रहा है, जिस पाथ पर वो घूम रहा है ना, अगर उस पाथ को 2D शेप पे रख दें या देखें कि 2 डायमेंशनल शेप में वो पाथ कैसा है, तो वो सर्कुलर शेप तो जो स्टोन जिस पाथ पे घूम रहा है वो पाथ बेसिकली सर्कुलर पाथ है ना। वैसे ही ये फिक्स पॉइंट है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये जो स्टोन घूम रहा है ना, हाँ, स्टोन की जो पोजीशन हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबल, जहाँ पे आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, वो सारी पोजीशंस का जो कलेक्शन है दैट इज अ सर्कल, राइट। अच्छा, और यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट जो होता है इसको आगे चल के हम सेंटर बोल देते हैं, है ना, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको रेडियस बोल देते हैं ना। तो हमें किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें 2 ही चीज़ चाहिए होती है ना। क्या क्या चाहिए होता है, 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं ना, 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। पहली चीज़ सेंटर, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है a, b, और अगर उस सर्कल की रेडियस है r, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं a, b, ठीक है ना साहब, और रेडियस जो है वो है r, ठीक है ना साहब, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल बड़े आराम से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है भैया, अभी सर आपने बोला ना कि फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का, है ना, जो पाथ का होगा, ये जो पॉइंट्स होंगे उन सबका कलेक्शन जो है वही सर्कल है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है r। सर जब भी इक्वेशन निकाल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट तो ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया r जिसके कोऑर्डिनेट x1 या x, y, ठीक है, और ये सेंटर है,
जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। तो सर हमें पता है o और r के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे निकालेंगे? हम लगाएंगे अंडर रूट में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और y माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर हम क्या बोलेंगे, अरे गलती हो गई, हमें तो पता था रेडियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, रेडियस है। हमें पता था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है, हमने तो पता नहीं क्यों निकाल दिया। तो फिर हम ओ आर की जगह स्मॉल आर रख देंगे, ठीक है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो पता चलेगा आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। अब अगर सर्कल की लोकेशन अलग अलग जगह करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, सेकंड में होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या होगा, तो वो आप बहुत बेसिकली जानते हैं कि अगर कोई सिचुएशन में सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस को टच करके अगर सर्कल पास होगा तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ना, उसके कोऑर्डिनेट में जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप जैसे जैसे सर्कल बनाओगे, ज़रूरत के हिसाब से सोचोगे, तो सोचना शुरू करोगे तो सब कुछ ट्रेस कर लोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, चलो तो अब बात कर ली जाए एक क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा। बात करी जाए इस क्वेश्चन पे, है ना। मतलब पर्पस जो था वो ये था कि बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, है ना। तो बेसिक सारी बातें मैंने इसमें लेक्चर में कवर की है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 12 एंड 13 हैज़ बोथ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। एक बेसिकली क्या है अपने पास में, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स की लेंथ कितनी है, 5, 12 एंड 13 है, और उसका एक इंस्क्राइब्ड सर्कल भी है और एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स, है ना। इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो हमने डायग्राम बना लिया, 5, 12, 13 का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा ना। इसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी ड्रॉ कर लिया और इन सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली इसके ना, ठीक है ना साहब, सारी चीज़ें इसकी ड्रॉ कर ली, है ना। मतलब ये कह रहा था अ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 12, 13 हैज़ बोथ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। पहली चीज़ तो 5, 12 और 13 को देख के पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड, ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड, है ना, ठीक है। तो ट्राइंगल राइट एंगल्ड था, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। उसका इंस्क्राइब्ड सर्कल भी ड्रॉ कर लिया और उसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। इंस्क्राइब्ड मतलब जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करके जाए, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करके जाए, ठीक है। दोनों ही सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए। अब क्या करूँ, अब भाई पर्पस क्या है, पर्पस है कि दोनों ही सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। यानी इस सर्कल का सेंटर अगर मान लो यहाँ पे है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये तो आई हो गया और ये सी हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। कुछ बच्चे जानते हैं आई मतलब इन सेंटर, है ना, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा, और बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, बेसिकली हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। अब इसमें मैंने सोचा कि क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और दोनों ही अनयूजुअल पॉइंट, मतलब अजीब से पॉइंट है यार, दोनों का मतलब बीच का डिस्टेंस इज समथिंग विच इज़ बहुत ही अलग बात है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या सोचा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें कैसे यूज़ किया वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर दिया है साहब, है ना, ये लाइन येलो वाला आपको दिख रहा होगा, है ना, और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना साहब, ठीक है ना। दो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। बेसिकली ये लाइंस जो हैं ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, कुछ इस हिसाब से मैंने इनको ड्रॉ कर लिया। और मैंने बोला कि ये जो वर्टेक्स है ना ट्राइंगल का वो है 1, 0,0, ठीक है, क्योंकि ये ऑरिजिन है। क्योंकि एक साइड की लेंथ कितनी गिवन है 12, तो मैंने ए बी साइड को 12 यूनिट बोल दिया, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना वो 12 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितनी है 12 यूनिट, है ना। तो बताओ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो एक बच्चा बोलेगा 12,0 हो जाएगा।
फिर मैंने बोला कि यार ये जो सी पॉइंट, ये कुछ और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एस मान लेते हैं ना, ये सी पॉइंट जो होगा इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी साइड की, तो बोलेगा 5 होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस है ना सर 13, तो ये डिस्टेंस अगर 5 है, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट की डिस्टेंस, मतलब सी की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5 हो गए, ठीक है ना सर। तो बेसिकली आपने ए के कोऑर्डिनेट 0,0 माने, बी के कोऑर्डिनेट 12,0 और सी के कोऑर्डिनेट 0,5 माने। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इसके भी कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसके भी कोऑर्डिनेट मिल जाए, दोनों के कोऑर्डिनेट मिलने के बाद में आप क्या करोगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर क्या होंगे, है ना, वो क्या होंगे, तो भाई एस जो है बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूस का, यानी बीसी का, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर्मूला लगा दिया x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो सर फॉर्मूला लगाया, तो उसमें क्या किया हमने, x1 की जगह वैल्यू डाली 12 + y1 की जगह 0/2, y1 की जगह वैल्यू डाली 0, y2 की जगह वैल्यू डाली 5/2, है ना। तो बेसिकली एस के कोऑर्डिनेट कितने आ गए अपने, एस के कोऑर्डिनेट आ गए 12/2 यानी 6 और 5/2, 6, 5/2 ये एस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करूँ, अब इन सेंटर के बारे में बात करनी है ना, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले इन रेडियस चाहिएगा, है ना। इन रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर मैं बोलूँगा अगर ये डिस्टेंस इन रेडियस है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैंने इन सेंटर से परपेंडिकुलर्स डाल दिए हैं, इन सेंटर से परपेंडिकुलर्स अगर मैंने डाल दिए हैं, है ना, ये इन सेंटर है, इन सेंटर से मैंने AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और AB के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाला, और AC और AB के बीच में भी पहले से 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो बेसिकली APIQ ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसके 3 एंगल 90 के हो गए, तो चौथा एंगल भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होता है। और अगर ऐसा है तो ये एक रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। फिर एक बालक बोलेगा सर अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना सर आपका, इसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं। तो मैंने कहा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये आर है तो ये भी आर होगा। तो इन शॉर्ट चारों साइड्स ही आर 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 हो जाएंगी, मतलब ये एक स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये स्क्वायर हो जाएगा सर, तो ये डिस्टेंस आर यूनिट है अगर, तो ऊपर जो डिस्टेंस बचा वो कितना होगा, क्योंकि ये आर है तो ऊपर बचेगा 5 - आर, क्योंकि डिस्टेंस पूरी कितनी थी 5 थी, उसमें से ये आर माइनस कर दिया तो ऊपर 5 - आर बच गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये डिस्टेंस सर आर है तो ये बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 12 - आर होगी। फिर सर आपने बताया था, आप ही ने बताया था कि बेसिकली एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना डिस्टेंस BP होगा उतना ही BT होगा या BR होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना आपने अभी बताया BP के बराबर, यानी 12 - आर के बराबर, और जितना CQ होगा उतना ही CR होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये 5 - आर तो ये भी 5 - आर, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है। तो ये 5 - आर और 12 - आर दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, 5 - आर और 12 - आर ये बराबर किसके होंगे, ये हाइपोटेनियस BC के लेंथ के बराबर होंगे, जो कि कितना है 13 है ना। तो यहाँ से इन रेडियस निकल के आएगी -आर माइनस का 2r, उधर जाएगा तो प्लस का 2r हो जाएगा, और 5 और 12 17, प्लस का 13 इधर आके माइनस हुआ, तो 17 - 13 कितना बचेगा 4, 2r = 4, तो r कितना होगा, तो r का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो जैसे r का वैल्यू 2 आ जाएगा, इन रेडियस 2 आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो I पॉइंट है ना, इसकी जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी 2 यूनिट, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2 यूनिट, तो I पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 2, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ I क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर क्या हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएंगे 2, 2। मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, IS डिस्टेंस चाहिए थी, तो कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो मैं लिखूंगा 6 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 5/2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना साहब। तो 6 - 2 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16 बचेगा, प्लस 5/2 - 2 करेंगे तो हाफ बचेगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64 और एक 65, तो ऊपर तो रूट में 65 बचेगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन,
है ना, सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 5, 12 एंड 13। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत शानदार सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है साहब, बहुत ही अल्टीमेट, है ना। क्लास होप सो बहुत कॉन्सेप्ट चल रही होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे। बहुत ही बेहतरीन चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप अगर कोऑर्डिनेट बेस सीख जाते हैं तो समझिए कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ज्योमेट्री के, जो थोड़े से, है ना, अलग एक स्टैंडर्ड्स पे आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, लेकिन हाँ जो IUCM लेवल तक के क्वेश्चन है, जो किसी अलग पैरामीटर पे आपको डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं कि उसमें कौन सी थ्योरम लगाएं, क्या नहीं लगाएं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर उसको एंटर करा देंगे तो थोड़ा सा इजीली वो सॉल्व हो जाता है, तो उसका यूज़ करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।